Hello everyone. Today we are going to discuss about the modern Indian history. This is the lecture 3 and we'll discuss about the expansion of British rule and its establishment. पिछले जो जो दो लेक्चर थे हम उसके बारे में जो डिस्कस किए थे वो एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस के दो लेक्चर था, उसमें सारा कुछ क्वेश्चन हमने कवर कर लिया था। तो ये थर्ड लेक्चर है, इसके बाद और भी लेक्चर आएंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के। सो कैसे ब्रिटिश का मतलब एक्सपेंशन होता है जो रूल, एंड वो कैसे एस्टेब्लिशमेंट करते हैं अपना एम्पायर्स इंडिया में। तो वो सब हम इस MCQ के थ्रू जानेंगे और MCQ के जो सारे ऑप्शन है वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। So this is the first question. The state of Jhansi was made a part of the British Empire in India through the, so इसका आंसर होगा, पहले आंसर दे देते हैं। इसका आंसर होगा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ये पॉलिसी क्या था? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स एक पॉलिसी था जो कि लॉर्ड डलहौजी, ओके, डलहौजी, जो डलहौजी थे वो इंट्रोड्यूस किए थे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इंडिया में। ये मतलब इसका मतलब क्या था? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ऐसा होता था कि जिन राजा के मतलब कोई मतलब पुत्र नहीं थे, जिन जिन लोगों का मतलब उसका नेक्स्ट राजा नहीं होंगे, मतलब उनका कोई सन नहीं होगा, तो वो डायरेक्टली वो अडॉप्ट नहीं कर सकते सन, ठीक है। तो ये एक अंग्रेज जो वाइसरॉय थे ये एक पॉलिसी अपना लिए थे। वो पॉलिसी था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जो कि जो एम्पायर था राजा का वो कैप्चर कर लिया जाता था अंग्रेज़ों के द्वारा, ठीक है। सो दैट इज़ कॉल्ड डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ये इंट्रोड्यूस मतलब ये एक तरफ से इनका प्लान था टू एक्सपांड द ब्रिटिश टेरिटरी इन इंडिया, राइट। सो कुछ ना कुछ करके तो इंडिया में रूल करना ही है, ठीक है। तो वो इंट्रोड्यूस कर देते डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। सो दोज हु विल नॉट हैव अ सन, ओरिजिनल हेयर, जिनका मतलब लीगल हेयर कोई भी नहीं रहता था, तो उनका जो राजा उनका जो राज्य था वो ये लोग कैप्चर कर लेते थे दैट टाइम, ठीक है। ये लॉर्ड डलहौजी इंट्रोड्यूस किए थे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। और डलहौजी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो ये 1848 से 1856 तक थे वाइसरॉय, ठीक है। तो वाइसरॉय नहीं कहूँगा, ये गवर्नर जनरल थे, ठीक है। तो इस टेन्योर में ये बहुत कुछ मतलब काम किए थे, जैसे कि मतलब रेलवे 1853, देन इंट्रोड्यूस किए थे टेलीग्राफ, ठीक है, रेलवे टेलीग्राफ, देन ये मतलब पोस्टल नेटवर्क भी किए थे, मतलब एक्सपांड किए थे। PWD पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट भी इन्होंने शुरू किया था। मतलब कई सारे मॉडर्न रिफॉर्म्स जो इंडिया में हुए थे ये लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर ही हुए थे, ठीक है। तो अगर डॉक्टर ऑफ लैप्स के बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे, ये 1853 में हुआ था झांसी, ठीक है। एंड और एक भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, द फर्स्ट स्टेट जो कि डॉक्टर ऑफ लैप्स में अंग्रेजों ने कैप्चर कर लिया था, तो वो था सतारा, जो कि महाराष्ट्र में है। सतारा इन 1848 में सतारा कैप्चर कर लिया गया था। ओके, जस्ट वेट, सॉरी। ओके, ओके। सो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये झांसी कैप्चर कर लिया गया था 1853 में, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेट था सतारा। सतारा कब कैप्चर किया गया था? 1848, ओके। 1848 में सतारा कैप्चर कर लिया गया था, ठीक है। उसके बाद 1849 ये संबलपुर था, ओके, संबलपुर, ओके। एंड जैतपुर ये यूपी में है, ठीक है। संबलपुर और जैतपुर 1849। देन हिमाचल प्रदेश में भगत, ओके, भगत एक प्रोविंस था 1850 में, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। 1815 में इसको कैप्चर किया गया था।
देन छत्तीसगढ़ का उदयपुर 1852, उदयपुर 1852 में। देन उसके बाद 1853 में ये हुआ था झांसी 1853, ठीक है। मतलब लॉर्ड डलहौजी इनका पॉलिसी इतना मतलब अंग्रेज़ों के लिए इतना ही मतलब महत्वपूर्ण था, मतलब मॉडर्न इंडिया को रिफॉर्म्स करने में भी इनका हाथ है और अंग्रेज़ों की पावर बढ़ाने में इनका भी बहुत हाथ है, जिसके लिए आगे जाकर इनका जो मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ स्लैब्स पॉलिसी है, आगे जाकर ये रिवोल्ट ले लेता है। 1857 जो रिवोल्ट है ये इसका मतलब वन ऑफ द रीज़न ऑफ दिस वन ऑल्सो। ओके, 1857 का रिवोल्ट इसके कारण भी हुआ था, ठीक है। तो विल डिस्कस इन डिटेल लेटर ऑन। ओके, सो दिस इज 1853 डॉक्ट्रिन ऑफ स्लैब्स वेयर झांसी वाज कैप्चर्ड। देन उसके बाद नागपुर 1854 नागपुर देन 1855 ये थे मतलब दो प्रोविंस था, एक तोर एक आरकोट। ओके, ये तोर जो था वो थांजावुर और ये जो आरकोट था ये कार्नाटिक रीजन था, ठीक है। ये एंड अवध कब कैप्चर किया था? 1856 अवध। ओके, 1856 में अवध कैप्चर कर लिया गया था, जिसका राजा कौन थे? आपने सुना होगा शुजा-उद-दौला, जो 1764 में जो हुआ था बक्सर के बैटल, उस टाइम अवध का नवाब भी थे शुजा-उद-दौला, ठीक है, वही अवध है। 1856 में इसको कैप्चर कर लिया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के कारण, ठीक है। सो विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द फ्रेंच चैलेंज टू ब्रिटिश इंडिया केम टू एन एंड, मतलब फ्रेंच का टोटली समाप्त हो गया था, ठीक है। फ्रेंच को इन्होंने डोमिनेट कर लिया था। मतलब आंसर कौन सा होगा? द बैटल ऑफ वांडीवाश। हाँ, 1760 में हुआ था बैटल ऑफ वांडीवाश। ये मतलब फ्रेंच एंड ब्रिटिश के बिटवीन हुआ था। 1760 में ब्रिटिश फ्रेंच के ऊपर डोमिनेंस हासिल कर लिए थे, ठीक है। देन दिस बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम, ओके, किसके बिटवीन हुआ था? ये टीपू सुल्तान एंड ब्रिटिश। कब हुआ था? 1799। ओके, आफ्टर ब्रेवली फाइटिंग द टीपू सुल्तान डाइड इन दिस बैटल 1799। ओके, बैटल ऑफ पलासी आप जानते हैं कि 1757। बैटल ऑफ पलासी बिटवीन हुम? बैटल ऑफ पलासी सिराज-उद-दौला नवाब ऑफ बंगाल। ओके, बैटल ऑफ पलासी 1757, सिराज-उद-दौला एंड ब्रिटिश, सॉरी ब्रिटिश की तरफ से कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे। क्या हुआ था कि सिराज-उद-दौला का जो कमांडर इन चीफ था, जो कि मीर जाफ़र, ओके, इन्होंने इनके साथ धोखा कर लिया, ठीक है, इसलिए वो हार गए। बैटल का कारण मतलब क्या था? मतलब कॉज ऑफ द बैटल, व्हाट वाज द कॉज? बैटल का कॉज यही था कि सिराज-उद-दौला जो बंगाल के नवाब थे, वो ब्रिटिश को दस्तक राइट दिए हुए थे, मतलब ड्यूटी फ्री ट्रेड। ओके, तो अपन सर्टन टर्म्स एंड कंडीशंस कि यस आप ड्यूटी फ्री, आपका जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है आप ड्यूटी फ्री, मतलब कुछ भी टैक्स वगैरह नहीं देंगे, आपको ड्यूटी फ्री ट्रेड दिया जाएगा, ठीक है। ड्यूटी फ्री दे दिए थे ब्रिटिश को एट द टाइम। ब्रिटिश की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। तो ये इन्होंने क्या किया, ये जो दस्तक राइट दिया हुआ था, मतलब ये करप्शन में इन्वॉल्व हो गए। इन्होंने इस राइट्स को मिस यूटिलाइज किया, जो कि जब पता चला नवाब को, सिराज-उद-दौला को, ब्लैक होल ट्रेजेडी हुआ था। इन्होंने क्या किया, ये सारे मतलब कुछ इंग्लिश मतलब थे सोल्जर्स, उनको बंदी बना के मतलब डाल दिया। ब्लैक होल एक जगह था, मतलब आइसोलेट होके रहना पड़ेगा, ठीक है। तो इनके सारे मतलब सोल्जर्स वहाँ पे ख़त्म हो गए थे, ठीक है। तो इसीलिए रॉबर्ट क्लाइव और इनके बीच बैटल ऑफ पलासी का युद्ध हुआ था। ये हार गए थे, सिराज-उद-दौला हार गए थे। क्यों? बिकॉज उनका जो कमांडर इन चीफ था मीर जाफ़र, वो ब्रिटिश के साथ मिलकर इनको मतलब इनके अगेंस्ट हो गया था। और इसमें मानिक चंद, ओमी चंद, राय दुर्लभ, ये सब सारे नाम हैं
जो कि इस कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व थे। एंड बैटल ऑफ बक्सर, यू नो, बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुआ था। कौन कौन इसमें इन्वॉल्व थे? इसमें जो मेन जो अवध के नवाब थे, अवध के नवाब, देन मीर कासिम। ये मीर कासिम कौन है? ये मीर जाफ़र के मतलब सन इन लॉ, ठीक है, मीर जाफ़र का सन इन लॉ। क्या हुआ था, जब 1757 में बैटल ऑफ पलासी के बाद मीर जाफ़र को बना दिया गया था बंगाल ऑफ नवाब ऑफ बंगाल। ओके, मीर जाफ़र ये तो धोखेबाज है, क्या करेगा? ये इंग्लिश के साथ मतलब एक संधि करके बन गया नवाब, ठीक है। फिर क्या किया, ये डच के साथ भी जाकर इन्वॉल्व हो गया, तो ये बात अंग्रेज़ को पता चल गया। तो 1760 में क्या किए, इसको मतलब हटा दिए मीर जाफ़र को। उनके जगह पर उनका जो सन इन लॉ था, जिसका नाम था मीर कासिम, ये 1760 में, जिसको रिवॉल्यूशन ऑफ बंगाल भी कहते हैं, मतलब इसको हटा के, मीर जाफ़र को हटा के उसका जो सन इन लॉ था मीर कासिम, तो 1760 में उसको बना देते हैं नवाब, ठीक है। 1760 में जब बना देते हैं तो ये 3-4 साल तक ठीक था, मतलब 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होता है। कौन कौन? ये जो मीर कासिम है, मीर कासिम, देन शाह आलम टू, देन सुजाउद्दौला। ओके, ये 3 थे। एंड ब्रिटिश की तरफ से मुनरो थे, हेक्टर मुनरो। ओके, ये 3 थे, ब्रिटिश की तरफ से थे हेक्टर मुनरो, ठीक है। कौन कौन है? हेक्टर मुनरो, इसके अगेंस्ट कौन कौन थे? हेक्टर मुनरो के अगेंस्ट में एक था मीर कासिम, देन सुजाउद्दौला, देन शाह आलम टू। ये 3 थे, ये था, ये इन्होंने जीत गया था। उसके बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुआ था। ओके, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक है। ओके, we'll discuss in detail later on. So this is the Battle of Mandeva, Srirangapatnam discussed, Palasi we discussed, and Battle of Buxar also we have discussed. Now the question is, in 1775, who referred to the Nawab of Bengal as a phantom, a man of straw? ये किसने बोला था? ओके, ये बोला थे वारन हास्टिंग्स। ओके, वारन हास्टिंग्स ने बोला था। कई बार आप लोगों को कंफ्यूज रहता है कि मतलब कई बच्चे को नहीं पता है कि गवर्नर जो थे, बंगाल का गवर्नर थे, ठीक है, जो फिर बाद में वो गवर्नर जनरल बन गए, फिर वाइसरॉय बन गया, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया, ये कब कब था, ठीक है। इसके बारे में मैं यही लेक्चर में बता दूंगा अभी। तो जो गवर्नर ऑफ बंगाल था, जो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल थे, ठीक है, ये गवर्नर थे, गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक है, ये रॉबर्ट क्लाइव थे। ओके, रॉबर्ट क्लाइव, ये 1773। ओके, रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर ऑफ बंगाल, बिकॉज बंगाल एक मतलब उनका मेन टेरिटरी था जिसके ऊपर वो बिजनेस करते थे, ठीक है। बंगाल प्रोविंस वो अनडिवाइडेड था उस टाइम, मतलब ये वेस्ट बंगाल नहीं है, ठीक है। पूरा बंगाल मतलब पूरा ईस्टर्न रीजन को ये पूरा कैप्चर कर लेते, ठीक है। तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, ओके, देन उसके बाद जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773, रेगुलेटिंग एक्ट के बाद गवर्नर को गवर्नर जनरल बोला गया। ओके, गवर्नर जनरल। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन बने? ये बने वारन हास्टिंग। ओके, फर्स्ट गवर्नर जनरल बने वारन हास्टिंग, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बंगाल
देन GGB गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। देन उसके बाद आया 1833 का एक्ट, ओके, चार्टर एक्ट। इसमें क्या बोला गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, याद आया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने थे, विलियम बेंटिक। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, देन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, देन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये क्लाइव, ये थे वारन हास्टिंग। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे विलियम बेंटिक। उसके बाद कब, 1858, जब सिपाही म्यूटिनी हो गया 1857 में, सिपाही म्यूटिनी जो 1857 का रिवोल्ट हो गया, उसके बाद 1858 में वाइसरॉय हो गए, ठीक है, वाइसरॉय जो कौन थे, कैनिन। इनको मतलब गवर्नर से वाइसरॉय बना दिया गया, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से वाइसरॉय, ठीक है, ओके। सो विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आफ्टर बंगाल द इंग्लिश सीम्ड द राइट ऑफ ड्यूटी फ्री ट्रेड इन द डोमिनियन ऑफ, देखिए राइट ड्यूटी फ्री ट्रेड जो 1757 में, जो 1757 में जो ड्यूटी फ्री ट्रेड था वो बंगाल में था, ठीक है। उसके बाद 1764 में ये जब बक्सर के बैटल को विन करते हैं तो अवध कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है, जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होता है। उसके बाद ड्यूटी फ्री ट्रेड उन्होंने अवध में ही स्टार्ट किया, ठीक है, ओके। सो विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर वाज साइंड एट द एंड ऑफ, ओके, मैंगलोर ट्रीटी कब साइन हुआ था, ये द सेकेंड एंग्लो मैसूर वार, सॉरी, ओके, यस, ये सेकेंड एंग्लो मैसूर जो वार था ये 1784 में ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन हुआ था। किसके बीच में, टीपू सुल्तान एंड ब्रिटिश। क्योंकि जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार था 1767 से 69, ठीक है, ये हैदर अली जो एंग्लो मैसूर है वो बेसिकली जो मैसूर रीजन था, कर्नाटका का जो मैसूर रीजन था उसके जो एम्पायर्स था वो एम्पायर को रूल कर रहा था हैदर अली, ठीक है। हैदर अली भी राजा डायरेक्ट नहीं था। क्या हुआ था, हैदर अली भी एक मतलब सोल्जर था, ठीक है, ये हॉर्स राइडर था, हॉर्समैन। किसके टाइम पर, आप स्टोरी सुन लीजिए, ठीक है। एक राजा थे जिनका नाम था चिक्का कृष्णा राजा, उदयार। ये मैसूर के राजा हुआ करते थे, ठीक है। इनके पास वो हैदर अली था, मतलब कि हॉर्स राइडर के मतलब एक सोल्जर ही था, ठीक है, एक हॉर्स राइडर था। तो ये जो हैदर अली थे इनके पास मतलब बहुत ही अच्छा टेक्निक था, क्योंकि ये मतलब एक्सेल करते थे, मतलब आर्मी में ये बहुत ही मतलब सुपीरियर थे, ठीक है। इनका जो टैक्टिक्स एंड इनका जो वे ऑफ डीलिंग, ओके, द आर्मी, इनका बहुत ही स्ट्रैटेजी बहुत ही बढ़िया था। उसके बाद ये 1761 में, ठीक है, हैदर अली 1761 में किंग हो जाते हैं जो जो मैसूर का, ठीक है, 1761 में। किसके सपोर्ट में, ये सपोर्ट लेते थे फ्रेंच आर्मी के, ठीक है। ये फ्रेंच के साथ डील करते थे हमेशा। फ्रेंच जो थे इनके साथ इनका मतलब जो वेपन्स डील होता था, और ये ट्रेंड करते थे अपने आर्मी को फ्रेंच के थ्रू, ठीक है। और ये मतलब बहुत ही मतलब एक अच्छा राजा थे दैट टाइम मैसूर के, ठीक है, हैदर अली। तो ये मतलब फर्स्ट एंग्लो मैसूर जो वार था वो जो ट्रीटी ऑफ मद्रास था उस टाइम साइन हुआ था, ट्रीटी ऑफ मद्रास। ये मतलब इंग्रेज पीछे हट गए थे, ठीक है। हैदर अली इतने मतलब ये माइटी राजा थे, मतलब बहुत ही मतलब इनका मतलब जो फाइटिंग करने का स्ट्रैटेजी था वो बहुत ही बढ़िया था, ओके। इंग्रेज मतलब टिक नहीं पाते थे इनके आगे। तो जब क्या हुआ कि 1782 में 1782 में इनको क्या हुआ ना, कैंसर हो गया, ठीक है। तो कैंसर हो जाने के बाद ये मतलब चल बसते हैं 1782, ठीक है।
देन उसके बाद इनका जो बेटा था टीपू सुल्तान, ये भी मतलब कुछ कम नहीं था, ये भी मतलब बहुत ही बढ़िया, इनका भी स्ट्रैटेजी बहुत ही अच्छा था। तो 1784 में जब ये डील करते हैं सेकंड एंग्लो जो मैसूर वार, ठीक है, सेकंड एंग्लो मैसूर को ये मतलब कैरी ऑन करते हैं, तो ये मतलब हेडअप होके ये ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन कर लेते हैं। वो बोलते हैं कि ठीक है, बाद में जो होगा देखा जाएगा, अभी तक के लिए मैंगलोर उनको दे देते हैं, ठीक है। 1784 में ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन हुआ था, ठीक है। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन करके वो अंग्रेज़ों को 1784 में दे देते हैं, ठीक है। सो दिस वाज द सेकंड एंग्लो मैसूर वार, सेकंड एंग्लो मैसूर वार में ओके वो दे देते हैं। एंड फोर्थ एंग्लो मैसूर वार में टिप्पू सुल्तान की डेथ हो जाती है, जो फाइनली जो मैसूर है वो ब्रिटिश के अंडर चला जाता है। 17 मतलब बहुत लड़ाई होने के बाद ओके थर्ड मैसूर वार हो जाएगा, फिर फोर्थ, मतलब ये भी बहुत ही मतलब ब्रेव थे और उनका भी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी तरह से लड़े थे अंग्रेज के साथ। फाइनली 1779 में इनका डेथ हो जाता है, जो फोर्थ एंग्लो मैसूर वार टिप्पू सुल्तान का डेथ हो जाता है, तो मैसूर कम्प्लीटली चला जाता है अंग्रेज के पास, ठीक है। एक मतलब विल डिस्कस इन अनदर लेक्चर दैट डिटेल्स ऑफ ऑल वार्स, राइट। सो दिस मच ओनली, मैंगलोर सेकंड मतलब सेकंड एंग्लो मैसूर के टाइम पे ही मैंगलोर मतलब साइन हुआ था, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। एंड फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार के टाइम पर ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन हुआ था, जिसके मतलब जो टीपू सुल्तान था वो जीते थे, ठीक है। ओके, so this is the questions. Who was the first Indian native ruler to accept the system of subsidiary alliance, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सब्सिडियरी अलायंस। तो आंसर देख लीजिए, ये हो गया निज़ाम ऑफ हैदराबाद, ठीक है। सो व्हाट इज सब्सिडियरी अलायंस? सब्सिडियरी अलायंस का मतलब ये है, ये अलायंस वर्ड देखते हैं, अलायंस ओके। तो इसका मतलब ये है, ये एक इनका एक अंग्रेज का एक प्लान ही था, ठीक है। ये वो क्या करते थे कि वो बोलते थे कि वो इंडिविजुअल जो रूलर थे, जो प्रिंसली स्टेट था, क्योंकि राजा महाराजा का शासन मतलब चलता था उस टाइम पे। ये क्या करते थे, राजाओं के पास जाते थे, ये एक राजा, ये एक राजा, ये एक राजा, ये एक राजा, इनको बोलते थे कि हम आपको हमारे आर्मी मतलब आर्मी डिप्लॉय कर देंगे आपके टेरिटरी में, आपको कोई भी मतलब आउटसाइडर्स आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकता, और जो भी हमारे आर्मी का मतलब देख रेख है आप उसको देखेंगे, ठीक है। उनका जो एक्सपेंडिचर है आपके ऊपर रहेगा, हम किसी भी तरह आपके साथ दुश्मनी नहीं करेंगे और आप भी हमारे साथ दुश्मनी नहीं करेंगे। इंस्टेड आपको कोई अगर अटैक करता है तो हम आपको मतलब क्या करेंगे, वी विल डिफेंड यू, ओके। हम आपको मतलब हेल्प करेंगे, कोई भी मतलब आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ठीक है। तो जो भी उसको सुनेगा वो खुश हो जाएगा, हाँ ये बहुत ही मतलब अच्छा ऑफ़र है, ठीक है। तो सुन के खुश हो जाएंगे, ठीक है, सॉरी हाँ ओके। तो जो भी सुनेगा वो खुश हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी इनका एक चाल था, ये धीरे धीरे क्या करते थे, मतलब प्रोटेक्शन देने के बजाय राजा को कैप्चर कर लेते थे, ठीक है। ओके, सो द फर्स्ट स्टेट वाज निज़ाम, हाँ इसको कौन मतलब इंट्रोड्यूस किया था, ये लॉर्ड वेलेस्ली, ओके। ये बहुत ही वेलेस्ली, कब 1798, ओके, लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। सो दिस इज सेकंड, ओके। नेक्स्ट, ये थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, ओके। ये 1768 नहीं, सॉरी, ये 1768 नहीं, 1760, द रिवोल्यूशन ऑफ 1716 बंगाल रेफर्स टू, दिस इज नॉट करेक्ट, 1760 द डी पोजिशन ऑफ मीर जाफ़र। मैंने आपको बोला था मीर जाफ़र, इनको पहले जो बैटल ऑफ पलासी के बाद इनको राजा बना दिया गया था, ठीक है, मीर जाफ़र को। फिर इन्होंने क्या किया, 1757 के बाद इनको जब राजा बना दिया गया, ये 2-3 साल मतलब ठीक ठाक थे। उसके बाद ये इन्होंने डच को अप्रोच किया, डच ईस्ट इंडिया कंपनी में डच के अंडर जो था उनके साथ जाकर मिले, तो ये बात अंग्रेज को पता चल गया। तो वो बोले कि हम आपको बैठा दिए थे राजा के तरफ पर, अब आप निकलिए। तो फिर मीर कासिम को बना देते हैं 1760 में, ठीक है। फिर वही मीर कासिम जाके 1764 में बैटल ऑफ बक्सर का लड़ाई होता है, ठीक है, ओके। सो विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टीपू सुल्तान डाइड फाइटिंग द इंग्लिश फोर्सेस अंडर
ये होगा लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली कब? 1799। ये फोर्थ एंग्लो मैसूर वार, एंग्लो मैसूर जो वार था, ठीक है, उस टाइम पर टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है। लॉर्ड वेलेस्ली के अगेंस्ट वो लड़ रहे थे, ठीक है, ओके। एंड लॉर्ड हास्टिंग्स, यू नो, वारन हास्टिंग्स। देन डलहौजी वी हैव डिस्कस्ड। कॉर्नवालिस, इनको बोलते हैं कि फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया, फादर ऑफ सिविल सर्विस, लॉर्ड कॉर्नवालिस, राइट। Which one of the following war was regarded as a disaster for the British power in India? ओके, ये डिजास्टर साबित हुआ था ब्रिटिश पावर के लिए, मतलब बहुत कुछ मतलब इनका खो गया था, मतलब ये दे वर एट हेवियर लॉस एट द टाइम, ओके। सो दिस इज फर्स्ट अफगान वार, राइट, 1836-42, ओके, फर्स्ट अफगान वार, राइट। व्हेन डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्ट रूलिंग इंडिया डायरेक्टली? ओके, डायरेक्टली कब इंडिया को रूल करते थे ब्रिटिश, मतलब इन डायरेक्ट ब्रिटिश के पास चला गया था, मतलब पावर। बैटल ऑफ प्लासी तो नहीं होगा क्योंकि उस टाइम बंगाल प्रोविंस में ही इनका राज था। बैटल ऑफ पानीपत तो नहीं होगा क्योंकि बैटल ऑफ पानीपत 3 हुए थे, ठीक है, 1526, 1556 में सेकेंड एंड 1761, ओके, ठीक है। देन ये होगा सिपाही म्यूटिनी जो 1857, ओके। ये क्या हुआ था, ये इनके लिए बहुत ही मतलब एक लेसन था, ठीक है। अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट सोचे क्या कि अगर ये कंपनी का जो पॉलिसी है, ये जो कंपनी पॉलिसी कर रही है बार बार, इस के वजह से क्या होता है कि मतलब रिवोल्यूशनरी मतलब फोर्सेस दे आर गोइंग टू बी क्रिएटेड इन इंडिया। दैट्स वाई ये बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ था इनको। 1850 में ऑलमोस्ट फिनिश हो गए थे, ठीक है, अंग्रेज़ों का ख़त्म हो गए थे ऑलमोस्ट, ठीक है। सिपाही मिट्टी में क्या हुआ था, इसका बहुत सारा रीज़न है, तो मतलब बहुत सारा रीज़न है क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जब इंट्रोड्यूस किया गया था 1849 से स्टार्ट करके डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इन्होंने स्टार्ट कर दिए थे 1849 से, मतलब ये एक रीज़न था। सिपाही मिट्टी ने इसको क्यों किया, मतलब कहा जाता है क्योंकि जो सोल्जर थे उनके तरफ से ये स्टार्ट हुआ था, क्योंकि ये जो कारतूस यूज करते थे, गन, ओके, उसका जो मतलब उसको गन जब ये कारतूस एक यूज होता था गन में, उसको जब उसका जो कवर होता था उसको दांत में छिलना पड़ता था, ठीक है, जिसका आप देखते हैं कि हैंड ग्रेनेड जब यूज़ करते हैं उसको मतलब ऐसे दांत में निकाल के उसको फेंकते हैं, उसी टाइप का एक गोली होता था। उसका जो कारतूस का जो आउटर कवर होता था वो क्या होता था कि मतलब जो सुअर थे, पिग, और गाय का जो चर्बी, ओके, वो यूज होता था, जो कि हिंदू एंड मुस्लिम बोथ के लिए मतलब एक उनके धर्म के खिलाफ था, ठीक है। काओ इंडियन हिंदू के लिए एंड पिग मुस्लिम के लिए, वो क्योंकि वो पिग के मतलब मांस नहीं खाते थे, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ा रिवोल्ट हुआ था 1857। रिवोल्ट से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, ये इट्सेल्फ ये अलग एक लेक्चर होगा, इसके अगर हम डिस्कस करेंगे एक अलग ही लेक्चर होगा 1857 का जो रिवोल्ट है, ठीक है। इसका जो लीडर था इन 1857 में, ये मतलब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया इन्वॉल्व हो गए थे। वो मेन लीडर थे बहादुर शाह जफ़र, मतलब ये बूढ़ा राजा इनको कहते थे। इनका एज हो गया था दैट टाइम 1857 में। बहादुर शाह जफ़र जो कि दिल्ली से लड़ रहे थे, और इनका मेजर जनरल था बख्त खान। इनका मेजर जनरल था बख्त खान। इनका मेजर जनरल था बख्त खान, ओके। इनका मेजर जनरल था बख्त खान, ओके। दिल्ली में जो थे बहादुर शाह जफ़र, इनको मान लिए थे इंडियंस, इनको मान लिए थे कि आप हमारे राजा बनो, आपके अंडर ही हम 1857 का रिवोल्ट जो है 1857 का रिवोल्ट है हम मतलब लड़ लेंगे अंग्रेज़ों के साथ, ठीक है। बहुत सारे कारण था, ओके। ये स्टार्ट कब कब हुआ था, ये मतलब जो मंगल पांडे थे इनका नाम भी आता है,
ओके, इन्होंने गोली चला दी थी कहाँ पर? बारकपुर में। बारकपुर जो रेजिमेंट था इंग्लिश का, बारकपुर बैटलियन जो था, ओके, ये 43 रेजिमेंट था। ओके, 43 या 34, यू जस्ट चेक इट। आई हाँ, मैं भूल रहा हूँ, 43 या 34 में कंफ्यूज हो रहा है, ठीक है। ये 43, शायद 43 रेजिमेंट होगा बारकपुर में, ठीक है। सो मंगल पांडे क्या करते थे? वो रिवोल्ट स्टार्ट कर देते थे, ठीक है। सो 10 में से स्टार्ट हुआ था, कहाँ से? मीरठ, यूपी। ओके, 10 में से स्टार्ट हो गया था, मीरठ यूपी। ओके, इसको बोल रहे थे फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। कौन बोले थे? ये बोले थे बी डी सावरकर। वी डी सावरकर, बी डी सावरकर 1857 रिवोल्ट को बोलते थे फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ये मतलब 1857 जो सिपाही मुठभेड़ है, ये इटसेल्फ एक लेक्चर है, ठीक है। इसको अगर मतलब इन डिटेल डिस्कस करेंगे तो ये पूरा मतलब टाइम चला जाएगा, ठीक है। तो आप यही समझ लीजिए कि 1857 जो रिवोल्ट था, इसमें मतलब बहादुर शाह जफ़र थे, ठीक है, जो कि दिल्ली सल्तनत के लास्ट मतलब एम्परर थे। ओके, इनका मेजर जनरल था बख्त खान, जो कि लड़ रहे थे लखनऊ से। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लखनऊ से कौन लड़ रहे थे? बेगम हजरत महल। हजरत महल, ये आप लिख लीजिए, ले लीजिएगा। लखनऊ से लड़ रहे थे बेगम हजरत महल एंड बर्जिस कादिर। बर्जिस कादिर, ये लखनऊ से लड़ रहे थे, ठीक है। कानपुर से कौन लड़ रहे थे? कानपुर, ये तांतिया टोपे। कानपुर से तांतिया टोपे, इनका पेंशन बंद कर दिया था। और नाना साहेब, ओके, नाना साहेब का एडवाइज़र कौन थे? हाजीमुल्ला खान। हाजीमुल्ला खान, ये नाना साहेब का एडवाइज़र थे, नाना साहेब के। ये भी लखनऊ से मतलब कानपुर से लड़ रहे थे। और झांसी, आप जानते हैं कि झांसी से जो लड़ रहे थे वो लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई। और इनका प्रॉब्लम क्या था? वो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ओके, ये एक भी कारण था, ठीक है। और बिहार से कुंवर सिंह एंड अमर सिंह। ओके, कुंवर सिंह एंड अमर सिंह बिहार से। देन उड़ीसा से ये थे वीर सुरेंद्र साय और उज्ज्वल साय। वीर सुरेंद्र साय और उज्ज्वल साय, ठीक है। विल डिस्कस इन डिटेल। हु फाउंडेड इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ बंगाल? इसमें कोई डिस्कस करने की बात ही नहीं है, यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दिस इज मुर्शिद कुली खान, ठीक है। इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ बंगाल, मुर्शिद कुली खान, राइट। सो विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What was the reason for the British Empire to annex संबलपुर in 1850? As I told you, then 1849 में संबलपुर कैप्चर कर लिया गया था। हड़प नीति के सिद्धांत जो थे, जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ओके, सो व्हाट विल बी द आंसर? डेथ ऑफ इट्स रूलर विदाउट एन हेयर। इनका कोई भी बच्चा नहीं था, मतलब पुत्र नहीं था, जो कि कैरी ऑन कर सकता था मतलब इनके राज्य को, ठीक है। तो इसीलिए इनको अनेक्स करके मतलब ये ब्रिटिश एम्पायर में मतलब ऐड कर देते हैं, ठीक है। हु फाउंडेड सिखिज़्म? ये आप सब लोग को पता होगा कि गुरु नानक देव, ये सिखिज़्म के फाउंडर थे। ये 1469 से 1539, ओके, गुरु नानक। ओके, तो अगर आप याद करना चाहते हैं कि मतलब सिख जो 10 सिख गुरु हैं, उनका नाम अगर याद करना चाहते हैं तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है। मुझे पता नहीं आपको कैसा लगेगा, ठीक है। तो आप इजीली याद कर सकते हैं, क्योंकि जो मेन जो थे जो गुरु, वो 2-3 ही इम्पोर्टेंट थे। जो सिख गुरु, वो याद कर लीजिए। उसके बाद भी मैं आपको पूरा डिटेल बता दूंगा, फिर भी आप चाहें तो याद कर सकते हैं, ठीक है। गुरु नानक तो फाउंडर थे, ठीक है। गुरु अर्जुन देव थे और गुरु गोविंद सिंह थे, ठीक है। और गुरु अंगद थे। जो 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 मतलब जो 3-4 इम्पोर्टेंट गुरु थे सिख गुरु, उनके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो जब ट्रिक बनाते हैं तो
तो हम कैसे मतलब याद करेंगे उनको 10 सिख गुरु को? तो हम ऐसे लिखें, नारा, NAARA, नारा, ठीक है। देन फर्स्ट सिख गुरु की मतलब ये 5 है, 1 2 3 4 5। उसके बाद हम देखेंगे नारा हम क्या लगाएंगे, क्या नारा लगाएंगे? हर हर, देन हर, 3 बार नारा लगाएंगे, हर हर हर। देन ओके, गुरु तेग बहादुर, देन गुरु अर्जुन देव लास्ट। सॉरी गुरु, सॉरी, एक बार फिर मैं करता हूँ, ठीक है। ये जो नारा लगाएंगे हम, नारा क्या क्या बोलेंगे हम? नारा हर हर हर, देन तेग बहादुर, देन गोविंद सिंह, ठीक है। ओके, ये आप याद कर लीजिए। गुरु नानक पहले वाले, ठीक है। फिर इसके बाद अंगद, ठीक है। नानक, देन अंगद, देन गुरु अमर सिंह, ओके। देन रामदास, देन ये 5th गुरु है अर्जुन देव। अर्जुन देव, आप जानते हैं कि पांडव थे 5 और उनके नाम अर्जुन में लिंक होता है, ठीक है। ये 5 भी जो गुरु हैं वो अर्जुन देव थे, ठीक है। उसके बाद गुरु हरगोविंद, हर हर 3 बार, ठीक है, आएगा। हर राय, देन हर किसान, ओके। हर गोविंद, हर राय, हर किसान, ओके। देन गुरु तेग बहादुर जी, देन गुरु गोविंद सिंह। ये गुरु गोविंद सिंह बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, लास्ट मतलब 10th सिख गुरु थे, जो कि मतलब सिख को मार्शल आर्ट में मतलब इनको मार्शल रेस में कन्वर्ट करने के लिए गुरु गोविंद सिंह का बहुत बड़ा हाथ होता है, ठीक है। ओके, ठीक है। ओके, विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ राजा रंजीत सिंह ऑफ पंजाब? राजा रंजीत सिंह के जो कैपिटल था वो था लाहौर। लाहौर जो मतलब पंजाब का पाकिस्तान प्रोविंस जो है था, ओके, वो था रंजीत सिंह। मतलब ये भी बहुत ही मतलब अच्छे एम्परर थे, ठीक है। ओके, चल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन हुज रेन गुरु नानक देव एस्टेब्लिश सिखिज्म? ओके, किसके टाइम पर सिखिज्म इंट्रोड्यूस कर दिया गया था? ठीक है, ये है सिकंदर लोदी, ओके। सिकंदर लोदी कौन है? ये बहलोल लोदी जो थे, बहलोल लोदी, ये मतलब कौन बना करोड़पति में भी इसका क्वेश्चन आ गया था। ये लोदी डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? ये बहलोल लोदी है, उनका सन है सिकंदर लोदी, ठीक है। तो ये रहेगा आंसर। तो गुरु नानक देव एस्टेब्लिश सिखिज्म ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ सिकंदर लोदी, ओके। देन हुमायूं अकबर, ये मुग़ल एम्पर है जिसका शॉर्ट ट्रिक अपने बताया था, बादशाह। बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, देन औरंगजेब, ओके। बादशाह, जहांगीर, ये जहांगीर भी है, ठीक है। ये जो दिल्ली सल्तनत है, ओके। बादशाह, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, देन शाहजहां, देन औरंगजेब, ओके। दिस इज कॉल्ड बादशाह, मुगल एम्पर, राइट। ओके, so we'll go to the next question. Which one of the following was ended by the Treaty of Madras? As I know, this Treaty of Madras was signed between the Hyder Ali and the British. Okay, so this is फर्स्ट मैसूर वार। तो फर्स्ट मैसूर वार जो कि 1767 से 69 तक चला था, फर्स्ट मैसूर वार, द ट्रीटी ऑफ मद्रास वाज साइंड बिटवीन द किंग ऑफ मैसूर, दैट इज कॉल्ड हैदर अली एंड द ब्रिटिश, ओके। So we'll go to the next questions. And as you know, second मैसूर वाज ऑल्सो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन हुआ था। क्यों? क्योंकि 1784 में ही साइन हुआ था ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। हैदर अली का डेथ हो गया था
ओके 1782 में कैंसर के कारण। उसके बाद 1784 में जो टीपू सुल्तान थे ये मतलब ये फेडअप होके उनको मतलब मैंगलोर दे दिए थे। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, अब भी मैंगलोर ले लो, ठीक है, इसको दे दिए थे, ठीक है, दैट्स इट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन वाज अपॉइंटेड एज डेप्यूटी दीवान ऑफ बिहार बाय रॉबर्ट क्लाइव। ये आपको याद करना होगा, ये है राजा सित्तवराय। ओके, सो इनको डेप्यूटी दीवान ऑफ बिहार बना दिया गया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड बाय लॉर्ड क्लाइव इन द बैटल ऑफ, आज यू नो दिस इज बैटल ऑफ प्लासी। ओके, ठीक है, 1757। कौन थे जो मीर जाफ़र थे, इनका जो मीर जाफ़र, इनका जो जनरल थे, सिराजुद्दौला का जो मेन आर्मी का जनरल था मीर जाफ़र, ये धोखा कर दिया इनके साथ, ठीक है, जिसके कारण इनको हाथ धोना पड़ा बैटल ऑफ प्लासी में। 1757 में ये मतलब हार जाते हैं अगेंस्ट रॉबर्ट क्लाइव। ओके, रॉबर्ट क्लाइव हार जाते हैं, उसके बाद मीर जाफ़र को बना दिया जाता था। देन बैटल बक्सर 1764 में हेक्टर मुनरो एंड द ट्रिपल अलायंस ऑफ मीर कासिम, जो कि सन इन लॉ था मीर जाफ़र का, मीर कासिम, शाह आलम टू एंड देन नवाब ऑफ अवध, कौन थे, शुजाउद्दौला। ओके, ये तीनों लोगों को हेक्टर मुनरो हरा दिए थे, ठीक है, तीनों के तीनों हार गए थे बैटल ऑफ बक्सर में, ठीक है। विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट इन्वॉल्व इन द कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट सिराजुद्दौला। ये कॉन्स्पिरेसी था जिसके कारण वो 1757 के जो था बैटल ऑफ जो बैटल ऑफ प्लासी था उसमें हार गए थे। ये रॉबर्ट क्लाइव तो मेन थे, उम्मीदचंद मानिकचंद भी थे, ये मोहनलाल नहीं थे, ठीक है, ये मोहनलाल कुछ भी नहीं थे, ठीक है, तो आंसर होगा मोहनलाल, ये इन्वॉल्व नहीं थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द गुरुमुखी स्क्रिप्ट वाज इंट्रोड्यूस बाय, दिस इज इंट्रोड्यूस बाय गुरु अंगद, आज आई टोल्ड यू दिस सेकंड सिख गुरु। ओके, सेकंड सिख गुरु, ठीक है, ठीक है, एंड विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु नानक द फाउंडर थे, ठीक है, सिख के। हु ऑफ द फॉलोइंग कंपाइल्ड आदि ग्रंथ और गुरु ग्रंथ साहिब, ये थे गुरु अर्जुन देव। सॉरी, इसका आंसर लिख दिया मैं, आंसर, ठीक है, यही आंसर होगा, ठीक है। हु कन्वर्टेड सिक्स इंटू मार्शल रेस, ये 10th सिख गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, 10th सिख गुरु, ये 10th सिख गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह। विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल, ये सिराजुद्दौला ही थे, ठीक है, लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब भी सिराजुद्दौला ही थे। उसके बाद जो मीर जाफ़र मीर कासिम बना था, ये तो अंग्रेज जो थे उनके अंडर ही काम करते थे, ठीक है, ये सिराजुद्दौला ही थे जो कि लास्ट इंडिपेंडेंट था नवाब ऑफ बंगाल। ओके, तो कई जगह पर मीर कासिम लिखा होगा, मीर कासिम सही नहीं होगा क्योंकि मीर कासिम इंडिपेंडेंट नहीं थे, ठीक है, वो अंग्रेज के अंडर ही काम करते थे, ठीक है। सो लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब वाज द सिराजुद्दौला, अंडरस्टूड। सो विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ओके, थर्ड कार्नेटिक वार, फर्स्ट बर्मीज वार, फर्स्ट मैसूर वार एंड सेकेंड अफगान वार। ओके, अगर आप देखेंगे ये 1756 से 63, ठीक है, देन फर्स्ट बर्मीज वार 1824 से ये 26, ओके, देन फर्स्ट मैसूर वार, ओके, ये 1767। फर्स्ट मैसूर वार जो एंग्लो मैसूर वार था, ये हैदर अली और जो अंग्रेज के बीच में था, 1767 से 69 तक चल रहा था, ठीक है। एंड अफगान वार था 1878 से 80 तक। सो करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, ये पहला 1, देन थर्ड, देन 2, देन 4। ओके, so we'll go to the next question, between whom was the treaty of Purandar made in 1776। ओके, ट्रीटी ऑफ पुरंदर किसके बीच साइन हुआ था, ये मराठास एंड द इंग्लिश। ओके, ये इसके बारे में भी मतलब अलग से लेक्चर बनाना पड़ेगा क्योंकि मराठा का ये भी डॉक्ट्रिन ऑफ लास्ट पॉलिसी इनका था, क्योंकि इनके जो राजा थे, पेशवा थे, जो मराठा का पेशवा थे, तो उनका जब डेथ होता है, ठीक है, तो नारायण राव, इनके ब्रदर जो हैं, पेशवा के ब्रदर जो नारायण राव थे, उनको मतलब
राजा बना दिया गया था। अगर ये राजा बना दिया गया था, ये बात उनका जो मतलब मेन जो था, उनका जो अंकल था रघुनाथ राव, उनको पसंद नहीं था। वो जाके अंग्रेज़ों के साथ ये मतलब मिल गए थे, ठीक है। सो एट द टाइम 1776 में ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ओके, ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन हुआ था मराठा और इंग्लिश के बीच में। ये इन डिटेल विल डिस्कस, ओके। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। मतलब बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है इस लेक्चर को बनाने में। मुझे 2 दिन लगे इस लेक्चर को डिटेल में बनाने के लिए। तो अगर ठीक है आप डिसलाइक भी करते हैं तो इट्स ओके, दैट विल मोटिवेट मी। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव इन द नेक्स्ट लेक्चर।